कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है और कितना अलार्मिंग है हमारे लिए? कोलोरेक्टल कैंसर हमारी बड़ी आंत यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पाचन क्रिया है, उसके आखिरी पार्ट में होने वाला कैंसर है। यंगर पेशेंट में जब कैंसर होता है तो ज़्यादा खराब है। ऐसे कौन से संकेत हैं हल्के में नहीं लेने चाहिए? या तो किसी व्यक्ति को मोशन में ब्लड दिखना, या फिर कभी कभी ब्लड नहीं दिखना और खून की कमी होना। जो मोशन का जो हैबिट्स हैं, टॉयलेट हैबिट्स, उसमें बदलाव आना, बहुत थोड़े से चलने पे थकान महसूस लगना, बहुत कमजोरी रहने लगा, इस तरह मैनिफेस्ट करती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सही समय पर इसका इलाज क्यों नहीं करवा पाते? बिकॉज नीचे से किसी ने जांच ही नहीं किया रहता, हेजिटेशन रहता है डॉक्टर को जाके दिखाने। कोई भी लक्षण अगर हमारी बॉडी हमें दे रही है तो वो एक संकेत है अंदर की बीमारी, उसका जांच होना बहुत जरूरी है। तो स्टेज 4 में भी हम बड़ी आंत के कैंसर को कम्प्लीटली क्योर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में बाहर खाना पीना किसको नहीं पसंद? अगर आपको भी बाहर जंक या प्रोसेस्ड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेल, मैं इस वीडियो में आपके आसपास कौन से बेस्ट ईटिंग जॉइंट्स हैं या आपको क्या खाना चाहिए इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बातचीत कर रहा हूँ एक ऐसे हेल्थ कंडीशन के बारे में जो जुड़ी हुई है अगर हम खूब सारा जंक या प्रोसेस्ड खाते हैं तो। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है कोलोरेक्टल कैंसर, जिसको सिंपल भाषा में कोलोन कैंसर कहते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर यानी कि बड़ी आंत का कैंसर भी कहते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलोरेक्टल कैंसर की और उन सभी पहलुओं पर जिनकी जानकारी आपको रखना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके लिए आई हैव इन्वाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर विवेक मंगला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू चंदन। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को ये समझाएं कि कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है और कितना अलार्मिंग है हमारे लिए। सो कोलोन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर हमारी बड़ी आंत यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पाचन क्रिया है, उसके आखिरी पार्ट में होने वाला कैंसर है। ये कैंसर के बारे में जानना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो जागरूकता है इसके बारे में वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी से लड़ने में। कोलोरेक्टल कैंसर हमारे बॉडी का एक ऐसा कैंसर है हमारे शरीर का जिसको कि सबसे ज़्यादा एक तो प्रिवेंटेबल है और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स हैं इसमें वो जाहिर है अर्ली स्टेज के बेहतर होंगे एडवांस स्टेज से, लेकिन हर स्टेज के हिसाब से जो ट्रीटमेंट के आउटकम्स हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे पेशेंट्स को बिल्कुल ठीक कर पाते हैं और जो आउटकम्स हैं वो वापस नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल में बिल्कुल वापस जा सकते हैं। डॉक्टर, अगर मैं पूछूं एक लेमैन लैंग्वेज में या एक आम इंसान के लिए, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या संकेत हैं कोलोरेक्टल कैंसर की तरफ इंडिकेट करते हैं जो किसी को हल्के में नहीं लेने चाहिए? जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कोई भी कैंसर्स की अगर हम बात करते हैं तो समझने की चीज़ है, चाहे वो स्टमक का कैंसर हो, चाहे वो फूड पाइप का कैंसर हो या बड़ी आंत का कोलोरेक्टल कैंसर हो, काफ़ी बार अनफॉर्चुनेटली उनके जो शुरुआत के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। किसी को थोड़ा खाना हजम नहीं होना, हल्का सा पेट फूलना, इस तरह से। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की आती है कि सिम्टम्स को कब अलार्मिंग माना जाए, कब ऐसा माना जाए कि नहीं इस पर जाँच होनी चाहिए। अगर हम पेट के सिम्टम्स की बात करते हैं तो अगर कोई भी सिम्टम किसी व्यक्ति को कुछ समय से चल रहा है या और वो चलते जा रहा है, उन्होंने कुछ लोकल इलाज कराया, कुछ भी जांच कराया, नहीं पकड़ में आ रहा है, या फिर वो सिम्टम्स वर्सन कर रहे हैं, यानी किसी को पेट में दर्द रहता है तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगा है या और भी ज़्यादा होने लग रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि उस सिम्टम्स के साथ कोई और सिम्टम्स ऐड ऑन हो रहे हैं। उसके साथ डेफिनेटली अगर भूख कम हो रहा है, वेट लॉस होता है तो ये कैंसर की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। अगर हम बड़ी आंत की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो जो मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स हम लोग देखते हैं वो है कि या तो किसी व्यक्ति को मोशन में ब्लड दिखना, या फिर कभी कभी ब्लड नहीं दिखना और खून की कमी होना, जो कि सिर्फ एक अनीमिया यानी खून की कमी, बहुत थोड़े से चलने पे थकान महसूस लगना, बहुत कमज़ोरी रहने लगा, इस तरह मैनिफेस्ट करती है। बहुत बार अगर बड़ी आंत के किसी और पार्ट राइट साइड की बात करते हैं कैंसर्स की तो उसके अंदर खून की कमी होना या पेट में दर्द रहने की तरह प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट्स हम देखते हैं जिनको कि जस्ट बहुत रिसेंटली, जैसे वो एक बार में मोशन क्लियर हो जाता था, उन्हें हाल फिलहाल सिम्टम्स में चेंज आने लगा। वी कॉल इट, हम उसे कहते हैं कि जो मोशन का जो हैबिट्स हैं, टॉयलेट हैबिट्स, उसमें बदलाव आना, यानी कि किसी को पहले एक बार में क्लियर हो जाता था, उसके लिए अब 2 या 3 बार जाना पड़ रहा है। या कभी कभी ऐसे हो रहा है कि पहले देवर फ्री इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह फ्री हो गए, लेकिन दिन में बीच में दोबारा जाना पड़ रहा है। उसके साथ अगर मोशन में ब्लड आ रहा है और उसके साथ पेट फूल रहा है या पेट में दर्द रह रहा है तो इसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत बार हमारे यहाँ क्या होता है, हम देखते हैं कि मोशन में ब्लड आने को एक नॉर्मल सी बात मान लिया जाता है। सबसे पहला मैसेज जो मेरा आज इस पॉडकास्ट में है, और वो बहुत बार हमने पहले भी बताया है, वो ये है कि मोशन में ब्लड कभी भी नॉर्मल नहीं है। इट इज़ नेवर नॉर्मल, इट कैन नेवर बी नॉर्मल। वो एबनॉर्मल है, हाँ, वो हिमोरॉइड्स हो सकते हैं, पाइल्स की तकलीफ हो सकती हैं,
पर ज़रूरी चीज़ ये समझना है कि अगर किसी को ब्लीडिंग चलते जा रही है, उसके साथ मोशन की हैबिट्स में बदलाव आ रहा है, पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं था, अभी कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गया है, कब्जियत रहनी शुरू हो गई, तो इसके अंदर जांच बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जांच अगर हम समय से कर लेते हैं तो हम बहुत ही इफेक्टिवली इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आई थिंक मुझे और हमारे सारे व्यूवर्स को समझाया। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ रातों रात नहीं होता है, इट डजंट गेट डेवलप्ड कि एक रात में हो गया, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो और जैसा आपने कहा कि पकड़ना भी बड़ा एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि तब भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सही समय पर इसका इलाज क्यों नहीं करवा पाते? जो ये नहीं करवा पाते हैं उसके अंदर आई वुड से कि उसमें कहीं पे हमारे हेल्थ केयर की कुछ चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, उसमें कहीं कॉस्ट का भी इशू आता है, पेशेंट डरता है बीमारी डायग्नोज होने से क्योंकि उसे खर्चा सुनता है बहुत बार। लेकिन अगर हम बड़ी आंत के कैंसर्स की बात करते हैं, खासतौर पे फीमेल पेशेंट्स में हम बात करते हैं, तो एक हेजिटेशन रहता है डॉक्टर को जाके दिखाने में। बहुत बार हमारे पास फीमेल पेशेंट्स आते हैं जिनको कि मतलब इवन इन टुडेज टाइम, आज के टाइम में भी जब हम फीमेल पेशेंट्स को देखते हैं बड़ी आंत के सिम्टम्स, जो वी लाइक हमेशा वी आर लाइक जस्ट ट्राइंग टू असेस वेदर दे आर कंफर्टेबल विद दी, जस्ट जांच करने के लिए वेदर दे आर कंफर्टेबल और नॉट। सो ये जो हेजिटेशन है सिम्टम्स को आगे पहले घर में बताना, फिर उसको समय से समझना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमें सबसे ज़रूरी है समझना वो ये है कि कोई भी लक्षण अगर हमारी बॉडी हमें दे रही है तो वो एक संकेत है अंदर की बीमारी का। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो सिर्फ सिम्टम्स का इलाज यानी लक्षणों का इलाज हो रहा होता है, वो समझने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा होता है कि ये जो बीमारी अंडरलाइंग है वो लक्षण क्यों है, और जो ये अंडरलाइंग बीमारी हम इसे समझने की कोशिश तो करें। क्योंकि अगर हम अंडरलाइंग बीमारी को समझेंगे और उसे ठीक करेंगे, बहुत बार क्या होगा, लक्षण का इलाज चलता रहेगा या टेम्परेरी इलाज चलता रहेगा मैं बोलूँगा, और इन द मीनवाइल बीमारी बढ़ती चली जाती है। साथ ही साथ कुछ कैंसर्स ऐसे भी रहते हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली आज भी जो सिम्टम्स आते हैं वो लेट आते हैं, बट फॉर्चुनेटली कोलोरेक्टल कैंसर में बहुत बार अर्ली सिम्टम्स भी रहते हैं। और जैसा हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं बहुत सारा, और इंडियन पॉपुलेशन में भी, हिंदुस्तान में भी कुछ स्पेसिफिक हाई रिस्क पॉपुलेशंस में स्क्रीनिंग का रोल है इस बीमारी को जांच करने के लिए। वेरी वेल सेड, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऊपरी लेवल पे तो ट्रीटमेंट कर देते हैं, बट उसकी जड़ जो है वो जड़ तक पहुंचती नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि शायद राइट टाइम पे स्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट सही समय पर स्टार्ट होना ज़रूरी है। डॉक्टर, अभी आपने इससे पहले बातचीत करी थी कि लोग जो हैं ब्लड में स्टूल आना जो है इसको बवासीर से जोड़ लेते हैं, पाइल्स मान लेते हैं। सो हाउ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोलोरेक्टल कैंसर? क्या कोई उसमें और ऐसे सिम्टम्स हैं विच अ पर्सन शुड बेसिकली लुक फॉर? सो अगर हम पाइल्स की ब्लीडिंग या बवासीर की प्रॉब्लम समझ लेते हैं, सो जो टिपिकल जो हमारी किताबें हमें सिखाती हैं वो ये हैं कि जो पाइल्स का ब्लड होता है वो पेनलेस ब्लड होता है, यानी उसमें दर्द नहीं होता। अच्छा। और साथ ही साथ वो ब्लड या तो मोशन के शुरुआत में या मोशन के एंड पे या तो ड्रॉप करके आएगा, या वेस्टर्न पॉपुलेशन की तरह अगर कोई टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं तो सिर्फ टॉयलेट पेपर पे दिखेगा जी। पाइल्स का ब्लड मोशन में कभी भी मिला हुआ नहीं होगा। ओह। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी हो रही है यानी अनीमिया हो रहा है, जिसको मैंने पहले डिस्क्राइब किया, उनको वीकनेस हो रहा है, जल्दी थकावट हो जाती है, बहुत नींद आती रहती है, और उनका फिर हीमोग्लोबिन की जांच हो रही है, उसमें हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन व्यक्ति को कभी भी मोशन में ब्लड दिखाई नहीं है, तो ये पाइल्स की वजह से नहीं हो सकता। सो टू सिचुएशंस मैं दोबारा बताऊंगा, अगर खून की कमी हो रही है और मोशन में कभी ब्लड दिखा नहीं है तो वेरी अनलाइकली कि ये बवासीर की वजह से है। दूसरी चीज़, मोशन में अगर मिल के ब्लड आ रहा है तो इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली अनलाइकली, बहुत ही नासंभव सी स्थिति है कि सिर्फ पाइल्स की वजह से हो। एट द सेम टाइम समझने की चीज़ क्या है कि जो पाइल्स की भी ब्लीडिंग है उसको जब तक कोई डॉक्टर एग्जामिन नहीं कर ले रहा उसे एज्यूम करना सही नहीं है। बहुत बार हमारे साथ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे फीमेल पेशेंट्स भी कभी कभी रिलक्टेंट रहते हैं एग्जामिन, टेक सम कन्विंसिंग कि आपको जांच कराना चाहिए। सो वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो सेम सिम्टम्स के लिए डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं, बट उन्होंने रियली डॉक्टर को दिखाया ही नहीं रहता है, बिकॉज नीचे से किसी ने जांच ही नहीं किया रहता है, बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, बहुत बार पेशेंट के पार्ट पे, फैमिली के पार्ट पे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पाइल्स बवासीर भी आप समझ रहे हैं उसका जांच होना बहुत ज़रूरी है। सो डॉक्टर, जैसे मैंने अपने पॉडकास्ट के शुरुआत में ये कहा था कि इसका जो एक कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है खूब सारा जंक फूड खाने से, खूब सारा प्रोसेस्ड फूड खाने से। सो क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? और मेरा एक सेकंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो खाने का, फूड से कैंसर्स का लिंक तो है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, लिंक तो है। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, अगर ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं एग्री कर रहा हूँ,
बट देर इज़ लॉट ऑफ एविडेंस, बहुत सारा एविडेंस है साइंटिफिकली कि जो प्रोसेस्ड फूड्स हम खाते हैं या फिर बहुत बाहर का जंक फूड रहता है ख़ास तौर पे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स रहता है, ट्रांस फैट्स रहता है, उसमें पेस्टिसाइड्स का भी रहता है और उसके साथ बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की, जैसे आजकल बच्चों में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं जिसकी वजह से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फल सब्जियां हैं, उनका इंटेक ही कम रहेगा। कम हो गया। बट टू टॉक आई कैन टेल यू अबाउट, मैं अपने बच्चों के बारे में बताता हूँ। हर दिन उनको बाहर से दे वांट टू हैव अ बर्गर और अ पास्ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जब हम एक्सेस फैट्स की बात करते हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो उससे ओबेसिटी बढ़ती है, जिसका डायरेक्ट लिंक बहुत सारे और कैंसर से भी है, लेकिन बड़ी आंत की कैंसर से और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है। सो बाहर के खाने से इतना प्रॉब्लम नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट जो इम्पॉर्टेंट बात समझने की, आप बाहर जाके खा क्या रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है देखना कि हम फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा हो सके सैलड्स डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, वो बहुत ज़रूरी है। सो डॉक्टर, इससे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं स्पेशली फॉर दिस कैंसर? सो अगर हम कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर के एट रिस्क पॉपुलेशन की बात करते हैं कि किसको अधिक रिस्क है इस बीमारी से, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है ओबेसिटी। अच्छा। मोटापा डेफिनेटली, उसके साथ जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं उनके साथ। आफ्टर दैट उसके बाद दो रिस्क पॉपुलेशंस और आती हैं। एक, जिनके परिवार में किसी को कोलोरेक्टल कैंसर हुआ, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स में किसी को कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है तो बच्चों को रिस्क बढ़ता है। हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी, देयर इज अबाउट 10% ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, यानी कोलोरेक्टल कैंसर में 10% कैंसर्स हेरिडिटरी, यानी कि हर 100 में से 10 केसेस आपके हेरिडिटरी आते हैं। हेरिडिटरी कैंसर्स रहेंगे, जिसमें या तो उनके पेरेंट्स में किसी को हुआ रहेगा। अभी क्या है कि अभी जो हम जनरेशन 50, 60, 70 देख रहे हैं, बहुत सारी की फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं चलता, बिकॉज उस समय में ना मेडिकल रिकॉर्ड्स होते थे, और जो अभी 60-70 ईयर्स ओल्ड हैं उनके जब हम पेरेंट्स की बात करें, उस समय मेडिकल सुविधाएं भी उतनी नहीं थी कि जांच से पता चल पाए। करेक्ट। तो आज के दिन वो चीज़ें थोड़ी बेहतर पता चल पाती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए बहुत सारी वैल्यूएबल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ हैं, यानी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे कि वो अपनी ये प्रिवेंशन कर सकते हैं। ओके। दूसरी एक पॉपुलेशन रहती है जिसके अंदर जिन पेशेंट्स को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये एक बड़ी आंत छोटी आंत को अफेक्ट करने वाली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पेशेंट्स रहते हैं उनकी आंत में कुछ बीमारी रहती है जिससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सो जो दो ये सबसेट ऑफ पॉपुलेशंस हैं, इनको सबसे ज़्यादा समझ के टारगेट करना और उनको ये समझना कि ये इस चीज़ के लिए वो पहले डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, एक एक्सरसाइज शेड्यूल रूटीन में रहे जिससे कि ओबेसिटी ना हो, और उसके साथ साथ जो इवैल्यूएशन की चीज़ें हैं, जो उनके लिए स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने बात करी कि आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया है, कुछ को स्टेज 1 में विद लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसे जो शायद एडवांस स्टेजेस पे भी होंगे। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ, मे बी आपका जो सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग प्रोफाइल केस स्टडी हैं जो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़। दो केसेस हैं जो मुझे ख़ास तौर पे बहुत ही काइंड ऑफ मोटिवेट भी करते हैं हमें, बिकॉज एक पेशेंट को वो 80 साल के डॉक्टर थे जो मेरे पास बाहर से आए, डॉक्टर हिमसेल्फ, पीडियाट्रिशियन, एंड उनको जब पहली बार हमने डायग्नोज किया तो स्टेज 4 स्टेज 4 में बड़ी आंत में कैंसर है और लिवर में एक छोटा सा ट्यूमर बैठा है, फैला हुआ वहाँ से। उनको पहली बार आए तो फैमिली वॉज वेरी अपसेट। द गुड थिंग वॉज, सबसे अच्छी बात क्या थी, डॉक्टर साहब एट 80 ही वॉज फुल्ली फिजिकली एक्टिव। वो अपना पूरा काम करते थे, अपनी देखभाल खुद करते थे, रेगुलर वॉक करते थे, और वो रेगुलर बच्चे भी ट्रीट कर रहे थे। सो उनका शुरुआत में कुछ दवाइयों से, कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट शुरू हुआ, फिर कुछ बीच में रेडिएशन हुआ, फिर हमने सर्जरी की, स्टेज सर्जरी की, एंड देन वी वर एबल टू क्योर दिस कैंसर कंप्लीटली। ओके, कंप्लीटली। सो स्टेज 4 में भी हम बड़ी आंत के कैंसर को कंप्लीटली क्योर भी कर सकते हैं। उसके बाद उनकी फैमिली हर साल मुझे कुछ साल तक तो फॉलो अप करते हैं रेगुलर। उसके बाद वो हर साल उनका कहीं, वो अपने शहर में कोई स्कूल इनॉग्रेशन में फ़ोटो है, कोई कॉलेज इनॉग्रेशन में फ़ोटो है। जब हम उनका बीच में वो दवाई लगवाने आते थे, उसके बाद 2-3 दिन तबियत घर में थोड़ी वीकनेस रहती थी, उसके बाद वो अपना मास्क लगा के अपने बच्चे ट्रीट कर रहे हैं। ही वॉज ट्रीटिंग हिज पीडियाट्रिक पेशेंट्स ऑल दिस वाइल, एंड आफ्टर गेटिंग क्योर्ड ही वाज अगेन बैक टू डूइंग द सेम थिंग। सो वो बड़ी एनकरेजिंग चीज़ है कि एडवर्सिटी है। बहुत बार स्टेज 4 मान के पेशेंट डर भी जाता है, कुछ लाइक डर जायज़ भी है कुछ हद तक,
लेकिन उसका अगर सही तरीके से इलाज किया है तो ठीक होता है। और सबसे बड़ी बात एक फैमिली का सपोर्ट होना, और आई कॉल इट लुकिंग अप टू, कि मेरे को लाइफ में मैं कुछ करता हूँ, मुझे उसमें पैशन है करने का, तो मैं वो वापस जाके कर पाऊँगा, मैं नॉर्मल अपनी लाइफ जी पाऊँगा, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन था, जैसे स्टेज 4, आई स्टिल रिमेंबर, जब वो पेशेंट मेरे पास पहली बार दिखाने आए, वो तकरीबन मेरी उम्र के पेशेंट थे, एंड समाउ एक अल्ट्रासाउंड कुछ पहले तो ऐसे देख समझ ही नहीं सकते आप कोई बीमारी है उनको, लुक्स एब्सोल्युटली हेल्दी, एंड सर कुछ पेट में चल रहा था, हमने कुछ टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड में कुछ बोल रहे हैं कि स्टेज 4 बीमारी है, नो लेट्स इसको जांच करते हैं। हमने पाया कि उन्हें बड़ी आंत का कैंसर था जो लिवर में, ऑलमोस्ट लिवर के हर पार्ट में फैला हुआ है। एट सम पॉइंट इन टाइम, आई स्टिल रिमेंबर 20-25 ईयर्स बैक, हम लोग इस तरह के पेशेंट्स को 6 मंथ्स का सर्वाइवल एवरेज, 9 मंथ्स से ज़्यादा बहुत कम पेशेंट्स सर्वाइव करते थे। तो रिजल्ट्स हैव नाउ इम्प्रूव ड्रामेटिकली, वी आर नाउ एबल टू, अगर हम आज की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को बड़ी आंत स्टेज 4 का कैंसर अगर डायग्नोज हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विद मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट, इवन इफ यू कैनॉट रिमूव द डिजीज़, दे विल सर्वाइव, वो 2.5 साल से ज़्यादा जिएंगे ऑन द एवरेज। सो फ्रॉम समथिंग जो 3-6 महीने रहता था, आज हमें पता है कॉन्फिडेंस के साथ कि इसमें से आधे लोग 2.5 साल बाद भी होंगे, और मेरे बहुत सारे पेशेंट जिनकी सर्जरी हो सकते हैं, हम उन्हें क्योर भी कर पाते हैं। इन पेशेंट को हमें शुरुआत में ही समझ में आया कि क्योर इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट गोल। हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, कुछ कीमोथेरेपी हुई, फिर उसके बाद उनको लिवर में मल्टीपल ट्यूमर से और बेटर मोडालिटीज़ यूज़ की गई। तो वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर थे, एंड वो तो उनका बेटा जब डायग्नोसिस हुआ, 17-18 साल का बेटा, अभी स्कूल जस्ट ख़त्म किया था उसने, एंड तो अराउंड दैट टाइम उनका हमने इलाज शुरू किया, एंड ही फाइनली सर्वाइव्ड अबाउट 4 ईयर्स। बहुत बार जैसे हम डॉक्टर्स के साथ भी बात करते हैं, हम 4 साल ही तो मिले, फाइनली डाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़, जो समझने की चीज़ ये है कि जो हमने देखा उन फैमिली के साथ, जो 4 साल उनको मिले, उसमें उन्होंने अपने बेटे को अपना काम समझाया। फैमिली गॉट टाइम जिसके अंदर कि वो अपने बेटे को अपना वो काम समझा पाए, विच बाय द टाइम दिस पर्सन डाइड, उनका बेटा जो है वो सारा काम समझ के वो काम और फैमिली संभाल पा रहा था। बहुत ज़रूरी है। उसके साथ उन्होंने अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी मनाई। अगर हम उसे इफेक्टिवली ट्रीट नहीं कर पाते, दिस थिंग वुड, ये हम अचीव ही नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है समझने का कि क्योर कभी कभी एक अनरियलिस्टिक गोल रहेगा, बट हम बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं, जिसके साथ जो फैमिलीज़ हैं उनको क्लोजर मिलता है, उन्हें एक सेंस ऑफ दे डिड व्हाट दे कुड, उसके साथ समय मिलता है बात समझने का, लाइफ को आगे चलने का। आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट। इसीलिए इस बीमारी के इलाज के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एडवांस स्टेज में भी डिजीज़ डायग्नोज हो रही है, तब भी इलाज का मतलब है, तब भी आप अपना वापस जाके इलाज के दौरान और इलाज के बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। आई गेस डॉक्टर आपने इस आंसर में ज़िंदगी जीने का राज जो है वो बता दिया है, क्योंकि देखिए हर किसी को पता है कि जो इंसान आया है वो जाएगा ही, और लाइफ अनप्रेडिक्टेबल तो है ही। लेकिन इन केसेस में जहाँ पर आपको पता होता है कि शायद अब इसकी वजह से हमारे पास में ये टाइम है जो ट्रीटमेंट के बाद बढ़ जाता है, बहुत बखूबी से आपने बताया कि उसका जो बेटा था उनको प्रॉपर्ली वो ट्रेंड हुए एंड ही वाज एबल टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। जो अवेयरनेस होना इसके बारे में वो बहुत ज़रूरी है, या कि इस बीमारी को इलाज करते हैं, इसमें इलाज से फ़ायदा होता है, इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है। और जिस तरीके से आपने बताया कि जो उनकी फैमिली है, सो आई थिंक केयर गिवर्स की जो इम्पोर्टेंस है, स्पेशली अगर हम कोलोन कैंसर की बात करते हैं, किसी भी कैंसर की बात करते हैं, सो आपके हिसाब से किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए जो उनकी केयर गिवर्स जो हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस या क्या भूमिका रहती है? सोशल सपोर्ट या जो केयर गिवर का प्रेजेंस, उनकी हिम्मत, स्ट्रेंथ, वो बहुत मानसिक जो क्षमता है और ताकत है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर। एक दूसरे को सपोर्ट करना, ट्रीटमेंट्स बहुत बार लंबे भी चलते हैं, रिपीटेड हॉस्पिटल विजिट्स भी रहते हैं, और उस सारी चीज़ के साथ सबका हिम्मत बनाए रखना, जिसमें तो बहुत बार हमारे पास आता है, हम पेशेंट को बोलते हैं आपको अपनी वाइफ को हिम्मत देना है, वाइफ को हस्बैंड को सपोर्ट करना है जो पेशेंट हैं, एंड वाइस वर्सा। सो इट्स लाइक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल है केयर गिवर्स का। उसके साथ साथ समझना पेशेंट, अगर हम मरीज़ की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास तो रोज़ ही पेशेंट्स दिख रहे हैं, रोज़ ही इलाज कर रहे हैं, पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, तो पेशेंट तो एक छोटे बच्चे जैसा हो जाता है बहुत बार, एक ज़िद्दी बच्चे जैसा, उसको समझाना मुश्किल है। बट जैसे एक मदर डील करती हैं एक बच्चे के साथ, थोड़ा प्यार से, थोड़ा डांट के, थोड़ा समझा के, कभी मान के और कभी मना कर, वो सबको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो केयर गिवर हैं
उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो इलाज हो रहा है वो सही हो रहा है, वो बेस्ट ट्रीटमेंट जो हो सकता है वो हो रहा है। और कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स में, इवन बड़ी आंत के कैंसर में भी, कैंसर ट्रीटमेंट उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा। वहाँ पे समझना कि हम ये कर सकते थे, इसके आगे कुछ कुछ करना है, पेशेंट को सुकून पहुँचाना कैन बी एन इम्पॉर्टेंट गोल रेदर दैन हम बीमारी के पीछे पड़े रहें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। सो आप मुझे एक बात बताइए डॉक्टर कि हाउ एग्जैक्टली शुड वी फाइट अगेंस्ट दिस। अगर हम कैंसर से लड़ाई की बात करते हैं तो इसमें अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बहुत बड़ा हथियार है हमारा। सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है। आज अगर हमें, नॉलेज इज़ द किंग, आज अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता है, आज हमें पता है हम इस हाईवे पे जा रहे हैं और हमें पहले से पता है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक रुका हुआ है, वी कैन फाइंड सम वे ऑफ नेविगेटिंग अराउंड इट। हम कुछ ना कुछ दूसरे रास्ते से समझ के जा सकते हैं। जहाँ तक इन बीमारियों के बारे में पता है, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन की बात करते हैं, पूरा यूरोप, यूएस, वहाँ पर स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग है कि बीमारी का कोई भी लक्षण आने से पहले हम उस बीमारी को या उससे पहले वाली स्टेज को हम पकड़ लें और कैंसर को प्रिवेंट कर सकें या इलाज कर सकें। कोलोरेक्टल कैंसर में जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, कोलोनोस्कोपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। मोशन के रास्ते दूरबीन की जाँच, बहुत बार लोग मानते हैं बहुत ही पेनफुल टेस्ट है। किसी टाइम में उतनी एनेस्थीसिया फैसिलिटीज़ उतनी करने वाले को भी समझ नहीं थी, वो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव करें, जिससे इट इज़ नाउ भी अभी आज के दिन बहुत ही कंफर्टेबली पेशेंट को हल्का सा नींद का दवाई देके कंफर्टेबली टेस्ट किया जाता है। पेशेंट एकदम स्लीप कर होते हैं। एंड ऑफ लेट बहुत बार जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें तो बहुत डर लगता है इससे, से आपका पता भी नहीं चलेगा। एंड द मोमेंट यू टेल देम कि हम आपको थोड़ा नींद का दवाई देके या आपको पता नहीं चलेगा, दे जस्ट अग्री फॉर द टेस्ट। कोलोनोस्कोपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। कोलोनोस्कोपी इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ स्क्रीनिंग में बल्कि अर्ली सिम्टम्स, जो भी कोई सिम्टम है अगर परसिस्ट कर रहा है, लगातार चल रहा है, वर्सन हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके साथ दूसरा सिम्टम ऐड हो रहा है, वहाँ पर समझने की चीज़ क्या है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कुछ और ही टेस्ट करा के आए रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन, आज के दिन पेट स्कैन बहुत कॉमनली होता है। अगर आप समझें तो कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर में कैंसर की अर्लीस्ट स्टेज, अगर स्टेज 1 की बात करते हैं तो पेट स्कैन, सीटी स्कैन पे पकड़ा ही नहीं जाएगा। द ओनली टेस्ट जो पकड़ेगा इसको वो कोलोनोस्कोपी रहेगा। क्योंकि फ़र्क क्या है, जो सीटी स्कैन देख रहा है वो पूरी थिकनेस को देख रहा है टिश्यू का, और कोलोनोस्कोपी जो अंदर वाली लाइनिंग उसको देख रहा है, कैंसर वहीं से अराइज कर रहा है। तो कोलोनोस्कोपी हमारा पिकअप करेगा पॉलिप। कैंसर से पहले एक पॉलिप की स्टेज रहती है जिसमें 5 से 10 साल का टाइम लगता है आमतौर पर, अनलेस किसी को बहुत ही हाई रिस्क सिचुएशन नहीं हो, वो एक स्पेसिफिक सिंड्रोम्स रहते हैं। उस सिचुएशन में 5 से 10 साल लगते हैं उस पॉलिप से कैंसर बनेगा। अगर आपने किसी पॉलिप को निकाल दिया जिसमें एडिनोमा है, तो आपने कैंसर प्रिवेंट किया, आपने कैंसर डेथ पोटेंशियली प्रिवेंट की। तो सिम्टम्स होने पर जांच कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सिम्टम्स होने पर यह समझना कि जांच में अगर बीमारी पकड़ी जाएगी उसका सक्सेसफुल सेफ इलाज उपलब्ध है, और उसके बीच में साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं हैं कि व्यक्ति अपना बाकी सब चीज़ें नहीं कर पाए दौरान और उसके बाद। लॉन्ग टर्म कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कुछ रह सकते हैं, कुछ फॉलोअप की ज़रूरत रहेगा, बट बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल, और वर्ल्ड वाइड दिस इज़ नोन, कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा इनका कभी कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है। थोड़े मेंटल स्कार्स शायद रह जाते होंगे, वो कभी डर तो थोड़ा रहता होगा, बट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, दे रिमेन फाइन। डॉक्टर, जैसे अभी आपने बात करी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो हैं लोग अपने आप स्क्रीनिंग करवाते हैं और द चांसेस ऑफ हैविंग देम या उस बीमारी को बढ़ने के वो कम हो जाते हैं, लेकिन तो जहाँ पर ये जो शब्द आता है कि कैंसर या हम कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी एंग्जाइटी आ जाती है, आप आपकी ज़िंदगी अप्स एंड डाउन हो जाती है कि अगर अब मुझे कैंसर हुआ है तो अब मैं गया। तो ये जो एक कैंसर शब्द का जो हवा बना हुआ है वो कैसे हम दूर करें, या उसके साथ जो ये एंग्जाइटी जुड़ी हुई होती है, हाउ डू वी डील विद दैट? कैंसर शब्द से हमें डरना नहीं है, हमें डरना है इलाज में डीले से, बीमारी के डायग्नोसिस के डीले में। बिकॉज सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, अगर आप देखें, अगर हम किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करते हैं या उसके रिजल्ट्स की बात करते हैं ट्रीटमेंट के, तो वो सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं कि हमने कितनी जल्दी उस बीमारी को पकड़ा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बड़ी आंत कोलोरेक्टल कैंसर की बात करते हैं, स्टेज 1 में क्या आप मानेंगे, हम 90% से ज़्यादा पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं स्टेज 1 पे। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 बोथ। स्टेज 3 यानी आसपास का कुछ लिम्फ नोड्स में डिजीज़ किया है, उसके अंदर हम 70%, 70% यानी 10 में 7 मरीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। स्टेज 4 में भी बड़ी आंत के कैंसर में
कोलोरेक्टल कैंसर में क्योर की संभावना रहती है, खास तौर पे उन पेशेंट्स में जिनको या तो थोड़ा सा लिवर में ट्यूमर फैला है, या लंग्स में एक आध स्पॉट्स हैं, या पेरिटोनियम पेट की झिल्ली जो है उसके अंदर थोड़ा सा बीमारी है। स्पेशलाइज उसके लिए स्पेशलाइज सर्जरीज़ हैं, टेक्निक्स हैं जिनसे उसको इलाज किया जाता है। इलाज लंबा चलेगा बट उसको भी इफ़ेक्टिवली करने से रिजल्ट्स रहते हैं। कुछ स्टडीज़ कहती हैं और उन्होंने पाया है कि यहाँ तक के 40 से 70% तक पेशेंट्स जिनको लिवर में फैली है बीमारी बड़ी आंत से अराइज कर उनको हम क्योर कर सकते हैं। कैंसर में क्योर जनरली नहीं बोलते हैं, उसमें 5 ईयर सर्वाइवल बोलते हैं। उसका बहुत बार लोग गलत इंटरप्रिटेशन भी लेते हैं, लोग समझते हैं बस 5 ही साल सर्वाइव करेगा पेशेंट, बट समझने की चीज़ उसमें यह है कि कैंसर का जो सर्वाइवल है उसमें बहुत बार पेशेंट 60 ईयर्स 70 ईयर्स होते हैं, अनरिलेटेड इलनेसेस से जो डेथ्स होने तो वो कॉमनली होने लगती हैं। तो इसीलिए हम 5 ईयर सर्वाइवल, बट बाय एंड लार्ज अगर कोई कैंसर 5 साल में नहीं आता है तो उसे नॉर्मली स्पीकिंग आम भाषा में उसे क्योर माना जा सकता है। करेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब जो डर है, डर कैसे निकलेगा? डर निकलेगा अवेयरनेस होने का कि एक, इस बीमारी को हम समय से पकड़ सकें, और फिर अगर हमने समय से पकड़ा तो समय से इलाज होने के अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं। बड़ी आंत का जो कैंसर है, बाकी कैंसर से भी डरने का नहीं, उससे लड़ने का है हमको, लेकिन जो बड़ी आंत का कैंसर है इट इज़ अ एग्जाम्पल जहाँ पे कि स्क्रीनिंग भी उसी ग्रुप ऑफ पेशेंट्स की जाती है जिस बीमारी के लिए की जाती है जिसका इफेक्टिवली इलाज अवेलेबल हो, या हम उसे प्रिवेंट कर सकें। जैसे हमने पॉलिप की बात की, पॉलिप एक मस्से जैसा रहता है, अंदर की लाइनिंग से अराइज करता है, उसे कोलोनोस्कोपी में ही आप अगर हटा देते हैं तो आपका इलाज हो गया पूरा। ओके। सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि अगर सिम्टम्स हैं वो आगे चलकर परेशान करेंगे ही, उसके अंदर बीमारी बढ़ेगी, उसके बाद पकड़ेंगे तो होता क्या है। हमने अर्ली स्टेज के रिजल्ट्स की बात की, हमने एडवांस स्टेज के रिजल्ट्स की बात की, हमने ये भी कहा कि एडवांस स्टेज में भी कैंसर का इलाज अच्छा है। स्टेज 3 हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका बाहर किसी ने समझा सर्जरी होगा नहीं होगा, कुछ कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है, देन दे कम टू अस फॉर अ सेकंड ओपिनियन एंड वी फाइंड कि नहीं, दिस विल नीड सम कुछ टेक्निकल सर्जिकल चैलेंज है, कुछ दवाई देना है, कुछ पहले रेडिएशन देना है, फिर सर्जरी होना है। सारी चीज़ में क्या है, स्टेज 4 और स्टेज 1 में अगर हम इलाज की बात करते हैं, पहली चीज़ हमने देखी कि रिजल्ट्स का डिफरेंस है। True. उसके साथ जो इलाज का ड्यूरेशन है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। फॉर एग्जांपल हमने स्टेज 1 में कोलोन कैंसर को पकड़ा, हमें कोई कीमोथेरेपी नहीं देनी, कोई रेडियोथेरेपी नहीं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, हमारे पास ही पेशेंट है, ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमारे पास हमने 4 दिन पहले उनकी सर्जरी की है, डिस्चार्ज जाना है कल। सबसे हार्टनिंग चीज़ क्या है, वो पेशेंट हमसे पूछता है सर मुझे दिखाने कब आना है, नेचुरल नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई टेल हिम 4-5 दिन के बाद आपका बायोप्सी रिपोर्ट आ जाएगा, फिर आप दिखानेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ मोस्ट हार्टनिंग इज़ वो क्या पूछता है, सर मैं काम पे कब वापस जा सकता हूँ। सो व्हाट इट टेल्स, वो ये बताता है कि उसको सर्जरी हुआ, उसका बड़ी आंत के कैंसर का सर्जरी हुआ, उसने हिम्मत रखा, पहले उससे समय से इलाज किया, आज के दिन सर्जरी इतनी इफेक्टिव और सेफ है, पेशेंट अगले दिन सुबह वार्ड में चल रहा है, खाना पीना खा रहा है, और 4-5वें दिन घर चले जा रहा है। और जब घर जा रहा है उससे पहले दिन उसको ये कॉन्फिडेंस है, वो ये नहीं सोच रहा मेरा आगे क्या होने वाला है या क्या होगा, कह रहा है नहीं मैं काम पे जा सकता हूँ। ही इज़ फीलिंग फाइन इनफ, वो अपने आप को इतना स्वस्थ महसूस कर रहे हैं कि वो अंदर से उनको मन आ रहा है कि हिम्मत आ रहा है कि मैं वापस काम पे जा सकता हूँ। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, नॉलेज एंड अवेयरनेस की हम बीमारी से, इलाज में अच्छे से लड़ सकते हैं इन बीमारी से, और ठीक हो सकते हैं, और वापस जो पहले करते थे सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास एक डॉक्टर हैं, इंटरेस्टिंगली शी इज़ अ पैथोलॉजिस्ट एंड उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। तो उनका कुछ बड़ी आंत का कैंसर का इंटरेस्टिंग मुझे किस्सा याद आया, सो आई थॉट आई विल शेयर। तो उनका बेटा स्विट्ज़रलैंड रहता है, उनके बेटे का कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीशन पे दे हैड प्लान्ड अ ट्रिप, उनका कुछ हुआ, डायग्नोसिस हुआ, तो वी टेलर्ड दैट हर ट्रीटमेंट। हमने उनका पूरा इलाज उसके अराउंड बिठाया कि ये इवेंट है लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट, ये होना है, उसके अराउंड उनका ट्रीटमेंट टेलर किया। वो स्विट्ज़रलैंड गई, शी सेंट मी पिक्चर्स ऑफ बंजी जंपिंग, शी वाज 65। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उस कपल से सीखी इस लाइफ में कुछ ज़रूरी है आगे, यू हैव टू लुक, देयर हैज़ टू बी समथिंग जिसको हम आगे बढ़ के देखें, नहीं ये मुझे करना है, ये मेरी लाइफ में एक माइलस्टोन है, मुझे वो करना है और मुझे लाइफ में ये करना है। एंड देन उन्होंने वो पिक्चर्स भेजी, आई वाज लाइक, एंड देन आई यूज दोज पिक्चर्स आई टू मोटिवेट माई पेशेंट। जो डर रहा होता है ये रेडिएशन होगा, इसमें क्या होगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, आई टेल देम ये रेडिएशन के बाद जो आपका हमने ये गैप समझाया है उसमें इस पेशेंट ने ये किया है, एंड द मोमेंट दे सी इट हिम्मत आता है। अभी जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात करी तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कोलोरेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट में ऐसी कौन से एडवांसमेंट हुए हैं जो पहले शायद आज से 5 साल पहले या कुछ और साल पहले नहीं थे। अगर हम इस स्टेज वाइज कैंसर की बात करें तो हर स्टेज के हिसाब से कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई हैं। जो कीमोथेरेपीज़ हैं दे हैव बिकम बेटर,
जो ट्रीटिंग टीम्स हैं उनको वो कीमोथेरेपीज देना, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैंडल करना बेटर समझ में आ गया है। हमारे पास आज के दिन सर्जरी में रोबोटिक्स इज़ अ न्यू थिंग, जो आजकल सर्जरी रोबोटिक्स, पहले लैप्रोस्कोपिक, पहले तो पूरा कट लगाकर सर्जरीज होती थी, पेशेंट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम उनका जख्म भरने में, हर्नियाज, इन्फेक्शंस, फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज आई। आज भी उनका बहुत सारा बड़ी आंत के कैंसर में रोल है सर्जरीज़ का, और साथ में रोबोटिक्स आज के दिन और एक स्टेप फर्दर अहेड है, जिससे कि जो सर्जरी का क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया है। अगर हम अर्ली स्टेज बिल्कुल पॉलिप स्टेज में, किसी को थोड़ा बड़ा पॉलिप है या उस पॉलिप में कैंसर है, तो उसके अंदर एंडोस्कोपी की और टेक्निक्स आई हैं, एडवांस टेक्निक्स, जिससे कि हम बिना सर्जरी के उस ट्यूमर को निकाल सकते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन की मशीन्स की बात करें, दे हैव बिकम बेटर एंड बेटर, कि जैसे रेडिएशन में पहले पेशेंट को बहुत डर होता था, फॉर दैट मैटर हमें भी डर होता था कि कितना कोलैटरल डैमेज होगा। नाउ वी नो कि हम वो सारा का सारा जो रेडिएशन फील्ड्स हैं उनकी अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक यू आर लाइक वाओ, मतलब यू विल बी लाइक इतनी प्रेसिशन से प्लानिंग है, यू विल बी अमेज्ड एट द प्रेसिशन विद विच जो ट्रीटमेंट प्लान होता है कि हाँ ये इसके जस्ट आगे ये चीज़ है, इसको डैमेज नहीं होना है। तो वो रेडिएशन टेक्निक्स एंड मशीन्स हैव इम्प्रूव्ड। Newer medicines, molecules, drugs have come which have helped us fight with advanced disease better. Diagnostics के अंदर genetics and genetic markers का follow-ups में, families के लिए implications में, और साथ ही साथ उन patients का खुद का treatment में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स आया है, जिसकी वजह से नाउ जो मैंने आपको बताया कि इवन स्टेज 4 फैला हुआ कैंसर है जिसको हम ऑपरेट भी नहीं कर सकते, इतना फैला है, उसमें भी वी नाउ नो कि अगर मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो आधे से ज़्यादा पेशेंट्स 2.5 साल या उससे ज़्यादा चलते रहेंगे, और बहुत सारे पेशेंट्स 5 साल के बाद भी चलते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल दी थिंग्स दैट हैव हेल्प, जिससे मदद मिला है हमको कि कैंसर का जो कोलोरेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट है उसके आउटकम्स इंप्रूव करने में। ट्रीटमेंट की हमने बात करी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जो एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, क्योंकि हम जैसे आपने कीमो की बात करी, रेडिएशन की बात करी, मेडिकेशन की बात करी, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी इम्पैक्ट आता है? सो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डिपेंडिंग ऑन किस पार्ट में कोलोन में कैंसर है और उसे कैसे ट्रीट किया गया है, कुछ पेशेंट्स में इम्पैक्ट आता है, बहुत सारों में नहीं। ओके अगर हम कोलोन की बात करते हैं, यानी राइट साइड ट्रांसफर्स, लेफ्ट साइड का जो कोलोन इज़ अ बिग ऑर्गन, बहुत पूरे राइट साइड पेट से शुरू होता है, लेफ्ट साइड में मोशन के रास्ते पे जाके ख़त्म होता है। जो मैंने अपने इतने करियर में समझा सीखा है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट है वो बहुत सारा इस पे डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी मानसिकता कैसी है, वो इस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लेते हैं, और उसमें शायद केयर गिवर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें ट्रीटिंग रोल्स का सिंपैथेटिक होना, एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है। उसकी पहले सबसे बड़ी बात पेशेंट की बात सुनना, फिर उसको समझना, और उसके बाद उसको हिम्मत देना और इलाज करना। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स जो पहले कर रहे होते हैं वापस वैसे कर पाते हैं और बिल्कुल ठीक रहते हैं, और वो पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपना लाइफ स्पैन जी सकते हैं, स्पैन भी एंड उसके साथ साथ काम भी कर सकते हैं। भारत की बात करें, अगर हम टियर 1 सिटीज़ को छोड़ दें, अगर हम टियर 2, टियर 3 की बात करते हैं, या भारत के छोटे छोटे गाँव के कस्बों की बात करते हैं, जहाँ पर शायद आज भी एक राइट ट्रीटमेंट जो है वो उतना फीजिबल या उतना ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हैं जितने टियर 1 में हैं, तो आप इंडिया को कहाँ देखते हैं आने वाले कुछ सालों में, जहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट, स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर हो गया या कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेशली बहुत छोटे शहर हैं या गांव हैं? चिन्मय, आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे मैंने बताया आज से 20 इयर्स बैक और आज में बहुत फ़र्क है, एंड मैं आपको ये बता सकता हूँ ये टियर 1 में और टियर 2, टियर 3 में जो डिफरेंस है आने वाले समय में आप देखेंगे और कम होता चले जा रहा है। मोर एंड मोर एडवांस ट्रीटमेंट्स जो हैं, इलाज की सुविधाएं हैं, वो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के साथ, सब चीज़ के साथ, यस बहुत पेरिफेरी में हर इलाज की सुविधा कहीं भी संसार भर में उपलब्ध नहीं हो सकती, जांच की होनी ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कोलोनोस्कोपी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके लिए। आज के दिन आप बिल्कुल ही रिमोटेस्ट एरिया छोड़ दीजिए, बट अदरवाइज़ आप कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे 50 किलोमीटर के रेडियस में आपको कोलोनोस्कोपी करने वाला डॉक्टर मिल जाएगा। इंडिया में? इंडिया में, ओके, इंडिया में कहीं पे भी खड़े हो जाइए, बिल्कुल रिमोट हिल्स, रिमोट आइलैंड्स की बात मत करिए, अदरवाइज़ आपको 50 किलोमीटर। और बहुत सारे धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी देर आर एडवांसेस, गवर्नमेंट हैज़ ओपन, गवर्नमेंट ने एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं जहाँ पे जांच की धीरे धीरे सुविधाएं, आयुष्मान जो स्कीम है, इट हैज़ बीन अ बिग गेम चेंजर, इट हैज़ एंश्योर्ड, उसकी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स एटलीस्ट सम सेम्बलेंस हो, कुछ जाँच हो गई, कुछ शुरुआत का इलाज हो गया, एंड देन उतना समय मिल जाता है जहाँ पर वो और एडवांस ट्रीटमेंट कर पाएँ। टियर 2, टियर 3 आई वुड से गोइंग डाउन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, आप वहाँ चले जाइए, धीरे धीरे इलाज की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। और अगर आप मेरा सोच देखते हैं, जैसे
दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कीमो डे केयर सेंटर्स का। यूएस के एक रीसेंट ट्रिप में मैंने एक नोटिस की बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो स्पेशलिटीज़ हैं जो एक जनरल फिजिशियन तो हर जगह मिलेंगे, उसके साथ दो स्पेशलिटीज़ हैं जो आपको बहुत कॉमनली दिखेंगी। एक डायलिसिस की फैसिलिटी और एक कीमो डे केयर सेंटर। अच्छा। देने वाला व्यक्ति होना चाहिए जिसको समझ होनी चाहिए देने की। दवाइयाँ कहीं भी अवेलेबल हैं, अवेलेबल कराई जा सकती हैं। देयर हैज़ टू बी सम बेसिक सिस्टम एंड देन सम सिलेक्शन क्राइटेरिया कि किस व्यक्ति को हम यहाँ ट्रीट कर सकते हैं, किसको आगे ट्रीटमेंट करना। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स बाहर से आते हैं, दिल्ली के बाहर से आते हैं, कंट्री के बाहर से आते हैं। वो आते हैं स्पेशलाइज सर्जरी करवाने के लिए और उसके बाद अपना वापस ट्रीटमेंट जाकर अपनी शेयर कराते हैं। एक पेशेंट हमारे पास मंडी से आई एंड उनका कीमोथेरेपी वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो जो ये चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट हैं, इसका डेमोक्रेटाइजेशन जो है और भी और होता जा रहा है ना, जितना हम समझ पा रहे हैं। धीरे 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 उन जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, जो इलाज की सुविधाएं हैं, वो भी अवेलेबल होती जा रही हैं। हाँ, एक चीज़ रहेगी जो बहुत ही डेडिकेटेड स्पेशलाइज सर्विसेज हैं, उनका सेंट्रलाइजेशन का रोल हमेशा रहेगा। सर्जरी के अंदर एक थोड़ा टेक्निकल हो जा रहा है, बट सर्जरी के अंदर एक वॉल्यूम आउटकम रिलेशनशिप है। ट्रीटिंग टीम कितनी उस तरह के केसेस हैंडल करती है, उससे जो आउटकम है उस पर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। तो होता क्या है, सर्जरी में कुछ सेंट्रलाइजेशन का रोल है, कुछ स्पेसिफिक सब टाइप्स ऑफ सर्जरीज, उसको बड़ी जगह पर अच्छी जगह जाकर कराना। अदरवाइज सर्जरी तो बहुत जगह होती है। जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी जगहों से आते हैं सर्जन जो वहाँ काम कर रहे हैं। कुछ कंपनीज़ के हेल्प से हमने ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं जहाँ पे कि हमने उनके सेंटर्स पे जाकर सर्जरीज मेंटोर किया है एंड विद दी रिजल्टिंग आउटकम्स की वो धीरे 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 डेमोक्रेटाइजेशन ही हो रहा है सर्जिकल सर्विसेज का भी। तो वो इफ़ यू आस्क मी, मैं कहाँ देखता हूँ अपने कंट्री को, धीरे धीरे इलाज की सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं। दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सेसिबल। लोग आज उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को बात करता हूँ, आज से 10 साल पीछे चले जाता हूँ, तो स्टेज 1 टू कोलोरेक्टल, स्टेज 1 कोलॉन कैंसर हम देखते ही नहीं थे। आज के दिन एटलीस्ट आधे पेशेंट्स हमारे स्टेज 1 और 2 में डायग्नोज होते हैं जिनका हम इलाज करें। तो अवेयरनेस बढ़ा है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, इलाज की सुविधाएं बढ़ी हैं और इलाज हो रहा है, पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। इट कंप्लीट्स एट क्वाड्रिलैटरल। अवेयरनेस बढ़ी है, स्क्रीनिंग बढ़ी है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अच्छे आए हैं, लेकिन आज भी डॉक्टर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खूब सारे मिथ्स हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कुछ फ़नी, कुछ इंटरेस्टिंग मिथ्स जो वो अपने जहन में लेकर आए हों और आपने सुने और आप मन ही मन मुस्कुराए हों कि ये क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप उन मिथ्स को प्लीज़ डीबंक करें। फनी, आई वुडंट बी एबल टू से एनी मिथ इज़ फनी बिकॉज वो पेशेंट के उसका एक जेन्युइन सवाल है। फनी मिथ्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बहुत सारी कॉमनली चीज़ें देखते हैं जिसमें कि दूसरी साइड भी बहुत बार होता है, उसको 4 दिन कॉन्स्टिपेशन हुआ और पेशेंट कह रहे हैं सर मुझे कैंसर तो नहीं है। सो दिस इज समथिंग जो समझने की चीज़ है कि सिम्टम्स थोड़े लंबे समय चल रहे हैं तो उसका इवैल्यूएशन ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मिथ्स तो अगर हम बड़े आँच से कैंसर, किसी भी कैंसर से रिलेटेड देखेंगे तो देर आर सो मैनी मिथ्स। एक मिथ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा जो सुन के मुझे लगता है कि हम वी हैव फेल्ड इन आवर ड्यूटी इज़ कि जब पेशेंट कहता है, जब पेशेंट की फैमिली में कोई खड़े होकर ये बोलता है कि सर ये तो ठीक ही नहीं हो पाएंगे, ऐसे ये बिल्कुल गलत है। पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं और इसकी अवेयरनेस हमारी मीडिया, एवरीबडी हैज़ देयर पार्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस कि नहीं ये बीमारी समय से जांच करिए, समय से इलाज करिए, ठीक हो। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। यस यस एब्सोल्युटली। एक मिथ ये भी बहुत सारा बहुत बार सुनने को मिलता है कि कोलोरेक्टल कैंसर जो है बूढ़े लोगों को या जिनकी बहुत ओल्ड एज हो गई है, ये सिर्फ उन्हीं को हो सकता है। इसके अंदर ज़्यादातर बड़ी आंत का जो कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोगों को, बूढ़े लोगों को होता है। लेकिन जो यंगेस्ट पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं अपनी लाइफ में हैज़ बीन 13 साल की बच्ची। 13 साल की? 13 साल की बच्ची। एंड अनफॉर्चुनेटली बड़ी बात, जब हम साइंटिफिक एविडेंस पढ़ते हैं तो दिखता है कि यंगर पेशेंट में जब कैंसर होता है तो ज़्यादा ख़राब है। उसके रिजल्ट्स, ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं। उसमें कुछ पार्ट जेनेटिक्स रिलेटेड है, लेकिन उसमें बहुत सारा पार्ट जो मैं समझता हूँ और जो हम देखते भी हैं कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब किसी 17, 18, 20 साल, 25 साल के व्यक्ति को कोई सिम्टम्स चल रहे होते हैं, कोई कैंसर के बारे में सोचता ही नहीं है। हमारे पास एक 18 साल की बच्ची आई, 1.5 साल से कई जगह घूमी, उनका कुछ इलाज साइकेट्रिस्ट तक पहुंच गए। अच्छा। पर एक पेट का सीटी स्कैन नहीं होता है पेट के सिम्टम्स के लिए। बाय द टाइम हम डायग्नोज करते हैं उनको बड़ा ट्यूमर है, उसके साथ पेट में फैली हुई डिजीज़ है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है कि इस मिथ को हम तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट्स, एक यंगर पेशेंट्स में क्लियर कट कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हाँ, इंसिडेंस कम है
रिस्क फैक्टर्स अगर अधिक हैं तब रिस्क बढ़ता है, बट अदरवाइज रिस्क कम है बट हो सकता है। कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि अगर किसी भी व्यक्ति, चाहे वो यंग है चाहे उनकी एज ज़्यादा है, अगर जो सिम्टम्स जिनके बारे में हमने बताया वो परसिस्ट कर रहे हैं या वर्सन कर रहे हैं, उनकी लिए जांच होनी ज़रूरी है। और अप्रोप्रिएट जांच, उसके लिए अल्ट्रासाउंड नहीं है, उसके लिए अप्रोप्रिएट जांच काफ़ी बार कोलोनोस्कोपी है, वो होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम टाइमली डायग्नोस कर सकें बीमारी को। अभी आपने बात करी कोलोनोस्कोपी की, तो मेरा अगला जो मिथ है वो इसी से जुड़ा हुआ ये है कि ये बहुत लोगों का मानना है, इंक्लूडिंग माई मदर, कि कोलोनोस्कोपी में ना बहुत दर्द होती है। सो अगर कोलोनोस्कोपी, आई वुड से कि कोलोनोस्कोपी एक थोड़ा डिफिकल्ट टेस्ट तो है, बट आज के दिन जब जैसे सर्जरीज बेहोश करके किया जाता है, नींद का दवाई देके किया जाता है, जब हम लोग हमारे सेंटर पर या बहुत जगह आजकल नींद का दवाई देके करते हैं, इट बिकम्स एन एब्सोल्युटली, बहुत ही कंफर्टेबली ये टेस्ट हो जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि ये टेस्ट हो गया। सो उसको कंफर्टेबल करने के तरीके हैं, उसको समझ के उस तरह से अगर उस टेस्ट को किया जाए तो पेशेंट वो टेस्ट करा पाते हैं। थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है बट आम तौर पे पेनफुल नहीं कहा जा सकता। सो इट मे बी अनकंफर्टेबल टेस्ट बट डेफिनेटली नॉट पेनफुल। एक और बहुत कॉमन मिथ आप बताइएगा कि है कि नहीं, कि लोग मानते हैं कि कैंसर हो गया तो मतलब ये ज़िंदगी भर की परेशानी है। नो 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 नो, अगर हम बड़ी आंत के कैंसर्स की बात करते हैं और अगर हमने उन्हें टाइमली डायग्नोज किया तो हमारा ट्रीटमेंट का एक तो है कि ठीक तो ही जाना है, 90% से जैसे मैंने बताया क्योर का ज़्यादा संभावना है, बट उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इलाज भी बहुत छोटा चलेगा। अगर जैसे मैंने बताया पॉलिप में कैंसर है और कोलोनोस्कोपी में आपका वो ट्यूमर निकाल दिया गया और सब ठीक है, बीमारी ख़त्म, इलाज भी ख़त्म, बैक टू नॉर्मल। सो ज़रूरी है अर्ली स्टेज में पकड़ना, उससे ज़्यादा स्टेज, यस स्टेज 4 में पकड़ा, एडवांस डिजीज़ में पकड़ा, वहाँ लंबे इलाज की ज़रूरत रहेगी। बट बहुत सारे पेशेंट जिनको स्टेज 1 से 3 बड़ी आंत का कैंसर रहेगा एंड इवन स्टेज 4, वो अपना वापस जाके नॉर्मल सब एक्टिविटीज़, कुछ फॉलोअप की ज़रूरत रहेगी बट दे वुड बी बैक, वो अपना वापस जाके जो नॉर्मल कर रहे होते हैं वो सब करते रहते हैं। लास्ट स्टेटमेंट जो आप बताइएगा कि मिथ है या फैक्ट है, कि लोग मानते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट जो है, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट मतलब अब तो बैंक अकाउंट हमारे खाली होंगे ही होंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की चिन्ह में क्या है, हमने जितना जल्दी सिम्टम रिकॉग्नाइज़ किया और जांच कराया, हमने कैंसर को अर्ली स्टेज पे पकड़ा। और अर्ली स्टेज पे पकड़ने के फ़ायदे क्या हैं? हमारा हो सकता है सिर्फ कोलोनोस्कोपी में ही इलाज हो जाए, ड्यूरेशन छोटा रहा इलाज का, कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो गई, फॉलोअप के टेस्ट कम हो गए, ड्यूरेशन एंड बैक टू बीइंग नॉर्मल जल्दी हुआ, और उसके बाद बीमारी वापस आने का जो रिस्क है वो भी कम है और आउटकम्स भी अच्छे हैं। सो जो कैंसर ट्रीटमेंट का खर्चा कम करने का जो सवाल है, कुछ चीज़ों में एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं, बट हमें ये समझना है कि अगर हम बीमारी को जल्दी पकड़ते हैं तो ये पेशेंट और उसके परिवार के हाथ में है बहुत सारा उसका खर्चा कम करना। इससे अगर हम जागरूक हैं तो हम इस बीमारी से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं, और जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट कराते हैं बीमारी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक रहते हैं और अपना वापस नॉर्मल लाइफ में वापस जा पाते हैं और सब कुछ कर पाते हैं। वेरी वेल सर, आज आपने, थैंक यू डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आपसे मुझे और आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स ये देखेंगे थ्रू आउट द लाइफ टाइम, आई थिंक उनको खूब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और जितने भी केयर गिवर्स इस पॉडकास्ट को सुनेंगे वो समझेंगे कि कितनी अहम भूमिका वो निभाते हैं। और बहुत सारे मिथ्स जो लोग मानते आ रहे थे सदियों से, या जो उनको उनके रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड्स उनको बोलते थे, वो आज बर्स्ट होंगे। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया। थैंक यू सर। एंड गाइज, इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम श्योर वी विल बी एबल टू आंसर इट। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, डियर वंस के साथ में ज़रूर शेयर करें, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।